Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. सोचिए जरा, हमारे हाथ में जो पेन है या टेबल पर जो किताब रखी है, ये आई कहाँ से? आज हम इसी छिपी हुई दुनिया में गोता लगाएंगे, उद्योगों की दुनिया में, और ये पता करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा कच्चा माल एक इतने कमाल के सफर के बाद हमारी रोजमर्रा की चीज बन जाता है। चलिए, एक बहुत ही आम सी चीज उठाते हैं, हमारी नोटबुक। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी, कागज के पन्नों का एक बंडल, या इसकी कहानी कहीं और, शायद एक ऊंचे पेड़ से शुरू होती है? आइए, इसी सीधे से सवाल के जरिए उद्योगों की इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो एक नोटबुक का सफर वो शुरू होता है एक पेड़ से। सबसे पहले उस पेड़ को काटा जाता है, फिर उसे ले जाते हैं एक पल्प मिल में। वहां क्या होता है, लकड़ी को प्रोसेस करके बना दिया जाता है लुगदी। फिर इस लुगदी में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और बन जाता है कागज। उस कागज पर लाइनें छपती हैं और आखिर में इन सभी पन्नों को एक साथ बांधकर तैयार होती है हमारी नोटबुक। सोचिए, हर स्टेप पर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमने देखी, इसी को कहते हैं विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये वो जादू है जिसके जरिए कच्चे माल को ज्यादा कीमती और काम की चीजों में बदल दिया जाता है। जैसे लकड़ी की लुगदी से कागज बना और फिर कागज से बन गई नोटबुक। हर कदम पर उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। और पता है, ये मैन्युफैक्चरिंग तो उद्योग या इंडस्ट्री नाम की एक बहुत बड़ी दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, उद्योग का मतलब सिर्फ चीजें बनाना ही नहीं होता, बल्कि कोयला खदानों से कोयला निकालना या फिर टूरिज्म जैसी सर्विसेज देना, ये सब भी उद्योग ही कहलाते हैं। ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, सारे उद्योग एक जैसे तो होते नहीं हैं। अब इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण काम कैसे करता है। तो सबसे पहला तरीका है कच्चे माल के आधार पर, मतलब इंडस्ट्री किस तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। जैसे जो उद्योग पौधों और जानवरों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो हो गए कृषि आधारित। जो खनिजों पर निर्भर हैं, वो है खनिज आधारित। जो समंदर से मिली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो है समुद्र आधारित। और हाँ, हमारी नोटबुक वाली इंडस्ट्री, वो है वन आधारित, क्योंकि वो जंगलों पर निर्भर करती है। अब दूसरा तरीका है साइज के हिसाब से देखने का। एक तरफ है छोटे पैमाने के उद्योग, सोचिए जैसे टोकरी बनाना। इसमें पैसा भी कम लगता है और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ है बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे कार बनाने वाले बड़े बड़े प्लांट्स। यहाँ तो भाई बहुत सारा पैसा और एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। एक और बहुत जरूरी क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के आधार पर, मतलब उसका मालिक कौन है। अगर कोई इंडस्ट्री किसी एक इंसान या ग्रुप की है, तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। अगर सरकार उसे चला रही है, तो वो है पब्लिक सेक्टर। और जब सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर चलाते हैं, तो उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर। एक और मजेदार टाइप है सहकारी या कोऑपरेटिव सेक्टर, जब प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स खुद मिलकर चलाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमूल। तो सवाल ये उठता है कि कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाए कहाँ जाए। इसको ना एक रेसिपी की तरह सोचते हैं। जैसे कोई बढ़िया डिश बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही एक कामयाब फैक्ट्री के लिए भी कुछ खास चीजों का सही मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। तो ये रेसिपी है क्या? इसमें चाहिए कच्चा माल, जमीन, पानी, काम करने के लिए लोग यानी लेबर, बिजली, पैसा यानी कैपिटल, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, और हाँ, एक बाजार जहां सामान बिक सके। सीधी सी बात है, इंडस्ट्री वहीं कामयाब होती है जहां ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएं। अच्छा, हर इंडस्ट्री ना एक सिस्टम की तरह काम करती है, और इस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए मान लेते हैं कि एक शर्ट बनानी है, तो इनपुट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले कच्चा माल, मतलब कॉटन या कपास। फिर लोगों की मेहनत यानी लेबर। इसके अलावा फैक्ट्री और जमीन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सब कुछ इनपुट है। ये वो सारी चीजें हैं जो शुरुआत में लगती हैं। इनपुट्स के बाद आता है प्रोसेस। ये वो सारे काम हैं जो उस कच्चे माल को बदलने के लिए किए जाते हैं। जैसे कपास से रेशों को अलग करना, फिर उन रेशों से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बुनना, और आखिर में उस कपड़े को रंगना और उस पर प्रिंटिंग करना। यही वो सारे स्टेप्स हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलते हैं।
और फिर आखिर में आता है आउटपुट। हमारे इस एग्जाम्पल में आउटपुट क्या है? एक तो वो फाइनल शर्ट जो बनकर तैयार हुई, और दूसरा उस शर्ट को बेचकर जो पैसा कमाया गया, वो इनकम। तो बस यही है पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे जरूरी उद्योगों में से एक की, लोहा और इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसे अक्सर फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनगिनत दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल तैयार करती है, ये उन्हें पोषित करती है, इसीलिए पोषक उद्योग। और ये बात बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, बड़े बड़े जहाज़ों और ट्रेनों से लेकर एक छोटी सी सेफ्टी पिन तक, लगभग हर चीज़ या तो स्टील से बनी है या स्टील की मशीनों से बनी है। ये सचमुच में हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। और आपको अंदाजा है कि स्टील बनाने में कितना सामान लगता है? ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए 8 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क और 1 टन चूना पत्थर लगता है। मतलब स्केल सोचिए, कितना विशाल है ये काम। दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन भी बदलती रही है। 1800 से पहले ये फैक्ट्रियां वहीं लगती थीं जहां कच्चा माल और पानी आसानी से मिल जाए। फिर 1800 से 1950 के बीच ये कोयला खदानों और रेलवे लाइंस के पास शिफ्ट हो गई। और 1950 के बाद जब दूसरे देशों से कच्चा लोहा इंपोर्ट होने लगा, तो ये इंडस्ट्रीज समंदर के किनारे पोर्ट्स के पास बड़ी बड़ी जमीनों पर लगने लगी। भारत में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जमशेदपुर। 1907 में जब टिस्को की स्थापना हुई तो लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। ऐसी जगह जहां लौह अयस्क भी पास हो, कोयला भी, पानी के लिए नदियां भी हों और कलकत्ता जैसा बड़ा बाजार भी पास हो। मतलब हमारी फैक्चुअल वाली रेसिपी का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल। तो देखिए, इंडस्ट्रीज से तरक्की तो होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इनके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। तो अब जरा औद्योगिक विकास के नतीजों और इसके भविष्य पर एक नजर डालते हैं। ये जो नंबर है 3598, ये एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत को बयां करता है। ये 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का ऑफिशियल डेथ टोल है। ये हमें एक बहुत कड़वी बात याद दिलाता है कि जब इंडस्ट्रियल सेफ्टी में चूक होती है तो उसकी इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। आजकल कुछ नए और बहुत तेजी से उभरते हुए उद्योग हैं जिन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ये वो सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज सेक्टर। यही वो इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले कल की अर्थव्यवस्था को और हमारे जीने के तरीके को एक नया आकार दे रही हैं। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, अगर पिछली सदी की पहचान स्टील इंडस्ट्री से थी, तो आने वाली सदी को कौन सी सनराइज इंडस्ट्री डिफाइन करेगी? क्या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, वेलनेस होगा, या फिर कोई ऐसा नया सेक्टर जिसके बारे में अभी हम ज्यादा जानते भी नहीं हैं? सोचने वाली बात है ना?